हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू लेक्चर दैट इज़ यूरिन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिन एनालिसिस के फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम, कलर, ओडर और अपीयरेंस को कवर किया था और आज के इस कंटिन्यू लेक्चर में हम यूरिन एनालिसिस के फिजिकल एग्जामिनेशन में पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएच होता क्या है। पीएच एक स्केल है जिसका यूज़ हम करते हैं कि कोई भी फ्लूइड कितना अल्कलाइन है और कितना एसिडिक है ये पता लगाने के लिए। ठीक है, पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 14 तक होती है। इसमें जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रल पीएच का होता है। यानी अगर किसी भी फ्लूइड का जो पीएच है अगर वो 7 है, न्यूट्रल है, इसका मतलब ना ही वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है और ना ही वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, वो न्यूट्रल पीएच का है। जैसे कि जो वाटर है उसका पीएच 7 ही होता है। अगर हम यूरिन की पीएच की बात करें तो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल केमिस्ट्री कहती है कि यूरिन का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 4.5 से 8 तक होता है। यानी यूरिन का पीएच एसिडिक भी हो सकता है और अल्कलाइन भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें यूरिन का पीएच अल्कलाइन रहता है। फर्स्ट, अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो इस केस में भी यूरिन का जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है। सेकेंड रीज़न, अगर किसी की किडनी फेल हो चुकी है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो भी यूरिन का जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाएगा। अगर किसी ने अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लिए हैं, वेजिटेबल्स लिए हैं या फिर नट्स लिए हैं तो इससे भी जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो जाता है। अगर आप अपने यूरिन को ब्लैडर में काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, उसको पास नहीं होने देते, तो इससे भी यूरिन का जो पीएच है वो हाई हो जाता है। इसके अलावा कुछ क्रिस्टल्स हैं जो अल्कलाइन यूरिन में मिलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, एमोर्फस फॉस्फेट्स और अमोनियम ब्यूरेट। ये सारे क्रिस्टल्स अल्कलाइन यूरिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है? अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केसेस में यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। या फिर अगर किसी को डायरिया है या फिर स्टारवेशन के केसेस में, यानी कि अगर किसी ने काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं खाया है तो उस केस में भी यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। और या फिर अगर आप अपनी डाइट में मीट का जो है इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो इस केस में भी यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। और इसके अलावा कुछ क्रिस्टल्स हैं जो एसिडिक यूरिन में पाए जाते हैं, जैसे यूरिक एसिड्स, एमोर्फस यूरेट्स और कैल्शियम ऑक्सलेट्स। नेक्स्ट और लास्ट पैरामीटर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर कोई भी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पे हम वाटर को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी फ्लूइड की अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगाना है तो हम वाटर को जो है एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम में कोई भी फ्लूइड या फिर कोई भी सॉल्यूशन लेना है, उसका वेट पता करना है और फिर उसके बाद हमें सेम इक्वल वॉल्यूम में वाटर लेना है और उसका वेट पता करना है और फिर दोनों का रेशो लेना है, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये रेशो होता है तो फिर इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो बेसिकली हम पता करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन या फिर किसी भी फ्लूइड का वेट वाटर के वेट से कितना कम या फिर कितना ज़्यादा है। जैसे कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो डेंसिटी फिर ज़्यादा होगी और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस सॉल्यूशन का वेट भी ज़्यादा होगा और वेट ज़्यादा होगा तो उस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। ओके, सेम ऐसे अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स की मात्रा बहुत कम है तो वेट भी कम होगा। ओके, और वेट कम होने की वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी कम ही होगी। सेम ऐसी अगर हम यहाँ पे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो जितना ज़्यादा अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब कि यूरिन में सॉल्यूट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। सॉल्यूट्स जैसे कि यूरिया हो गया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ग्लूकोज, ये सारे सॉल्यूट्स हैं। तो जितना ज़्यादा ये सॉल्यूट्स यूरिन में प्रेजेंट होंगे उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कोई यूरिन जो है वो बहुत डाइल्यूट फॉर्म में है तो उसमें क्या है, फिर सॉल्यूट्स की मात्रा बहुत कम है
तो इसीलिए डाइल्यूटेड यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कम होती है। तो यूरिन एनालिसिस में स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या रोल है? तो देखिए, जो किडनी होती है, किडनी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। जो ट्यूबुलर होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिन जो है वो कितना कॉन्सेंट्रेट होगा, कितना डाइल्यूट होगा, ये जो है ट्यूबुलर डिसाइड करता है। तो हमारा ट्यूबुलर ठीक से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं वो यूरिन को ठीक से कॉन्सेंट्रेट या फिर डाइल्यूट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, इसको चेक करने के लिए हम किसी पेशेंट को 1 लीटर पानी पीने को बोलेंगे। पानी पीने के 1 घंटे के बाद जो वो यूरिन पास करेगा उसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करेंगे। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है, इसका मतलब ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है यानी कि जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड है, यानी कि किडनी ने जो भी पानी पिया था उसने वो सारा किडनी ने एज इट इज़ बाहर फेंक दिया है, ठीक है। मतलब ट्यूब्यूल्स जो है वो यूरिन को डाइल्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हम बोलेंगे किसी पेशेंट को कि आपको पूरी रात बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है और सुबह आके यूरिन जो है वो देना है। सुबह का जो यूरिन होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, तो सुबह का जो यूरिन दिया उसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है। तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरी रात कुछ नहीं पिया तो यूरिन में सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेट यूरिन की, तो इसका मतलब भी ट्यूब्यूल्स ठीक से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रीजेंट केमिकल स्ट्रिप से भी मेजर करते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि हम कैसे यूरिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं। यूरिनोमीटर ब्यूएंसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये हाइड्रोमीटर का एक टाइप होता है जिसको हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप यूरिनोमीटर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक यूरोमीटर होता है और एक सिलेंडर होता है, ठीक है। सिलेंडर में हम यूरिन को फिल करते हैं और जो यूरोमीटर होता है, यूरोमीटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक बल्ब होता है और एक स्टॉक होता है। स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इसमें रीडिंग्स होती हैं, ओके। तो सिलेंडर में यूरिन को फिल करने के बाद जो यूरोमीटर होता है, सिलेंडर में प्रेजेंट जो यूरिन है उसमें हमें डालना होता है। याद रहे, यूरोमीटर सिलेंडर में डालने के बाद जो है फ्रीली फ्लोट करना चाहिए, ठीक है। एकदम वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए, स्ट्रेट, और सिलेंडर के सरफेस पर टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना रीडिंग सही नहीं आएगी। अब अगर यूरिन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो जो यूरोमीटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा आएगी यूरिन की। वहीं दूसरी तरफ अगर यूरिन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो यूरोमीटर जो है वो सिंक हो जाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी लो आएगी। तो यूरिनोमीटर में जो यूरोमीटर का स्टॉक होगा वो जहाँ पे यूरिन को टच कर रहा होगा वही रीडिंग्स होगी और उस रीडिंग को हमें नोट करना है। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 10 से 20 ml यूरिन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब यूरोमीटर बना था तो इसको 15 डिग्री सेल्सियस पर कैलिब्रेट किया गया था, यानी कि अगर 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और अगर हम ये टेस्ट लगा रहे हैं तो रीडिंग ठीक आएगी, नॉर्मल आएगी। बट हमेशा तो 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो रहेगा नहीं, 0 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर चला जाता है। अब क्वेश्चन है कि क्यों टेम्परेचर इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए? तो क्योंकि जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो वाटर और यूरिन की जो डेंसिटी है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी लो हो जाती है जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लो हो जाती है, जबकि लो टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी हाई हो जाती है जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें टेम्परेचर करेक्शन करना पड़ेगा, तभी हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे हम टेम्परेचर करेक्शन? हर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ़र्क 0.001 से होता है। तो फिर पहले जो भी यूरोमीटर के स्टॉक में जो रीडिंग आ रही है उसको हमें नोट कर लेना है
उसके बाद जो भी रूम टेम्परेचर है उसको हमें माइनस करना है 15 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि हमने कैलिब्रेट किया था 15 डिग्री सेल्सियस पर। तो रूम टेम्परेचर को माइनस करना है 15 डिग्री सेल्सियस पर। जो भी वैल्यू आती है उसको हमें 3 से डिवाइड करना है, और फिर जो वैल्यू फिर से आती है डिवाइड करने के बाद उसको हमें 0.001 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी रीडिंग आती है उसको हमें जो पहले रीडिंग आई है उसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। मान लो कि जो रूम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस है और जो मेरी रीडिंग आई है स्टॉक में वो 1.018 है। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर का डिफरेंस है यहाँ पे। तो 6 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी, जो भी वैल्यू आती है उसको मैं 0.001 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जो वैल्यू आ रही है 0.002, इसको मैं अपनी पहली वाली रीडिंग में ऐड कर दूँगी। ठीक है, जो वैल्यू आती है वो होगी करेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वैल्यू क्या आई है 1.021, तो ये है मेरी करेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। याद रहे, अगर टेम्परेचर हाई है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रीडिंग आती है उसको हमें अपनी पहली वाली रीडिंग के साथ ऐड करना होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर लो है, 15 से कम है टेम्परेचर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रीडिंग आती है उसको हमें पहली वाली रीडिंग के साथ माइनस करना होता है, तभी हम करेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो ये था टेम्परेचर करेक्शन। जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वो 1.003 से 1.030 तक होती है। अगर इसके बीच है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये नॉर्मल है। बट एक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं आइसोस्थेन्यूरिया। इस कंडीशन में यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.008 से 1.012 के बीच में आती है। अगर पेशेंट एक बार यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी करा रहा है और अगर ये रीडिंग आ रही है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो बार बार अगर करा रहा है फिर भी यही रीडिंग आ रही है रिपीटेडली, तो इस कंडीशन को बोलेंगे है आइसोस्थेन्यूरिया। इसका मतलब जो किडनी है वो यूरिन को ना ही ठीक से कॉन्सेंट्रेटेड कर पा रही है और ना ही यूरिन को ठीक से डायल्यूटेड कर पा रही है। तो किडनी फेलियर की कंडीशन में या फिर जब 70% नेफ्रॉन्स जो है अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद एक कंडीशन होती है हाइपोस्थेन्यूरिया। हाइपोस्थेन्यूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.003 से भी कम हो जाती है। तो बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर लेते हैं तो जो हमारा यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूटेड यूरिन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। और इसके अलावा क्रॉनिक रिनल फेलियर के केसेस में या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस के केसेस में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। दूसरी तरफ एक कंडीशन होती है हाइपरस्थेन्यूरिया। अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0030 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरस्थेन्यूरिया। तो मेनली डिहाइड्रेशन के केसेस में यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इस केसेस में भी यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। या फिर अगर हमें फीवर है या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है, ग्लूकोज जो है वो आ रहा है यूरिन में, ठीक है, तो सॉल्यूट्स आ रहा है, तो इससे भी यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ रीज़न थे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लो और हाई होने के। आज के लेक्चर में हम यूरिन एनालिसिस के फिजिकल एग्जामिनेशन के सारे पैरामीटर्स को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिन एनालिसिस के केमिकल एग्जामिनेशन को कवर करेंगे। थैंक यू।